ये जो कंपनी अधिनियम 2013 जो बना हुआ है, ये मूलतः कंपनी अधिनियम 1956 का सुधार है। इसको सरलीकरण भी किया गया है। 1956 के अंदर 658 धाराएं और 14 अनुसूचियाँ हुआ करती थी। इसमें आप देखेंगे कि केवल 470 धाराएं हैं और 7 अनुसूचियां हैं। कुल 29 अध्याय इसके अंदर दिए हुए हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोकसभा के द्वारा 18 दिसंबर 2012 और राज्यसभा के द्वारा 8 अगस्त 2013 को पारित किया गया था, लेकिन राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर है वो 29 अगस्त 2013 को हुए थे। इसमें आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पूंजी का अभाव है, लेकिन टेक्निकली साउंड होने की वजह से, प्रोफेशनली साउंड होने की वजह से, अगर वो एक व्यक्ति भी अगर कंपनी का फ़ायदा उठाना चाहें तो वो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हो सकता है, विच इज़ नाउन बाय दी 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति वाली कंपनी, जिसमें केवल एक ही सदस्य, मिनिमम और मैक्सिमम देयर इज़ नो मैटर एट ऑल, एक व्यक्ति भी कंपनी को संचालित कर सकता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि कंपनी से आपका क्या अभिप्राय है, कंपनी की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है COMPANY, मूलतः इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, जो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, कॉम प्लस पेनिस। कॉम का शाब्दिक अर्थ है टुगेदर, यानी साथ साथ, और पेनिस का शाब्दिक अर्थ है ब्रेड। इस प्रकार कॉम्पेनिस का शाब्दिक अर्थ है शेयरिंग ए ब्रेड टुगेदर, शेयरिंग ए ब्रेड टुगेदर, साथ साथ में जो भोजन करने की जो परंपरा थी उसको ही कंपनी के नाम से जाना जाता था। आज भी अगर 5 आदमी मिलकर के अगर कहीं अन्यत्र जाते हैं तो आप देखेंगे कि अपन ऐसे बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं कि इनकी कंपनी बहुत बढ़िया है। तो ओरिजिनली ये जो वर्ड है वो उसी में से निकाला गया है। वस्तुतः कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा स्वैच्छिक संगठन है, स्वैच्छिक, थोपा हुआ नहीं, जो निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। अगर मैं कंपनी अधिनियम की धारा 2 सबसेक्शन 20 की बात करूं तो उसमें लिखा है कि कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसका समामेलन इस अधिनियम का मतलब है कंपनी अधिनियम 2013 या किसी पूर्व कंपनी अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो। कोई भी ऐसी कंपनी जिसका समामेलन एवं पंजीयन इस अधिनियम या इससे पूर्व 56 और उसके पहले के जो कंपनी अधिनियम इनेक्ट हुए थे उसके तहत भी यदि कंपनी का समामेलन हो गया तो वैधानिक दृष्टिकोण से वो कंपनी ही मानी जाएगी, इसमें किसी तरह की कोई अड़चन नहीं है। ये जो स्टैट्यूटरी जो परिभाषा दी है, इसमें कंपनी के जो लाक्षणिक गुण हैं वो प्रकट नहीं होते। तो मैं एक परिभाषा प्रोफेसर हेने की देना चाहूँगा। हेने कह रहा है कि कंपनी विधान द्वारा, इट इज़ क्रिएटेड बाय लॉ, विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसका पृथक अस्तित्व, सेपरेट एंटाइटी, तथा अविच्छिन्न उत्तराधिकार, परपेचुअल सक्सेशन होता है। यानी कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति हैं जिसका पृथक अस्तित्व तथा
अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है। वास्तव में यदि अपन कंपनी के स्वरूप को जानना चाहें तो निम्नलिखित विशेषताओं के माध्यम से आपको गुजरना होगा। वन बाय वन अपन चलेंगे। नंबर 1, समामेलित संस्था, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। कंपनी एक समामेलित संस्था है। इट इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी, ने कि वैधानिक संस्था। कंपनी, माफ करना, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। ये एक समामेलित संस्था है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। वैधानिक संस्था तब होती है जब उस कंपनी का समामेलन एवं पंजीयन संसद या राज्य विधानसभाओं के द्वारा विशेष अधिनियम पारित करके किया जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इनकॉर्पोरेटेड बॉडी। इसका समामेलन और पंजीयन जो है वो विधिक प्रक्रिया के तहत कंपनी अधिनियम के अंदर जो निर्दिष्ट व्यवस्था दे रखी है उसी के अनुरूप इसका समामेलन होगा। दूसरी विशेषता है व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा समामेलित। ध्यान करेंगे इस बात पे, व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा समामेलित। यदि एक व्यक्ति वाली कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में केवल भारत का नागरिक, भारत का निवासी और सजीव व्यक्ति ही इस कंपनी का समामेलन करवा सकता है। अन्य दशाओं के अंदर जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी उस हिसाब से प्राकृतिक और कृत्रिम व्यक्तियों के द्वारा भी समामेलन किया जा सकता है। लेकिन अगर 1 पर्सन कंपनी होगी तो इसमें केवल और केवल प्राकृतिक व्यक्ति, इसमें कृत्रिम व्यक्ति का कोई समावेश नहीं है। केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही कंपनी का समामेलन कर सकता है। तीसरा पॉइंट है अभिदाता, सब्सक्राइबर्स। अभिदाता कितने व्यक्ति न्यूनतम मिलकर के अभिदान करके और कंपनी का समामेलन करवा सकते हैं। तो स्पष्ट बात मैंने लिख दी है। यदि 1 पर्सन कंपनी है तो 1, यदि निजी कंपनी है तो न्यूनतम 2, और यदि सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम 7 व्यक्ति मिलकर के कंपनी का निर्माण कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, सदस्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या। कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इन केस ऑफ द ओपीसी 1 पर्सन कंपनी देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ ओनली 1 पर्सन। यदि प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, तो न्यूनतम 2, अधिकतम संख्या 200। यदि सार्वजनिक कंपनी है तो न्यूनतम 7, अधिकतम के ऊपर कोई सीमा नहीं है। देयर इज नो लिमिट एट ऑल, इट इज नोन एज इन्फिनाइट। इसी तरीके से 5वां पॉइंट है विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति। ध्यान देंगे, मैंने पहले आपको बताया था कि इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। न्यायमूर्ति मार्शल ने लिखा है कि कंपनी अदृश्य, इनटांजिबल, अमूर्त तथा कृत्रिम व्यक्ति हैं जिसका अस्तित्व केवल कानून की दृष्टि में ही होता है। ये कानून की नज़रों के अंदर व्यक्ति हैं, कानून की दृष्टि के अंदर जो है ये व्यक्ति हैं, लेकिन ये व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा। उसका कोई आकार प्रकार नहीं है, अमूर्त हैं, इनविजिबल हैं, आर्टिफिशियल हैं। ध्यान करेंगे। इसी तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है और वो है पृथक वैधानिक अस्तित्व, सेपरेट लीगल एंटाइटी। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब यह है कि जब कंपनी का समामेलन हो जाता है, कंपनी का निर्माण हो जाता है, तो कंपनी अपना अलग रूप ले लेगी और कंपनी को निर्मित करने वाले जो भी व्यक्ति है, जो भी अभिदाता है, जो भी सब्सक्राइबर है, जो भी निदेशक है, प्रवर्तक है, कुछ भी कह लीजिए, उनका अस्तित्व अलग होगा, कंपनी का अस्तित्व अलग होगा, कंपनी की संपत्ति अलग होगी, कंपनी की व्यवस्था अलग होगी। और ये बात जो है वो मुखरित रूप में
सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड के मामले के अंदर जो है इस बात को स्पष्ट किया कि कंपनी हैव ए सेपरेट एंटाइटी, इसको मिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉलोमन बनाम सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का क्या मामला था कि सोलोमन एक शू मेकर, जूता निर्माण का कार्य करता था और उसका कारोबार भी काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद में अपने व्यक्तिगत कारोबार को एक कंपनी जिसका नाम उन्होंने रखा था सॉलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, उस कंपनी को 40,000 पाउंड के अंदर बेच दिया। मज़ेदार बात यह है कि उस कंपनी के जो 7 सदस्य थे वो 7 सदस्य उनके पारिवारिक मेंबर थे, जिसमें सोलोमन की पत्नी, उसकी बेटी, स्वयं और 4 लड़के, ये 7 व्यक्ति मिलकर के और ये सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड का जो है वो इसका निर्माण किया। और सोलोमन को जो है वो 10,000 कैश दे दिए गए, 10,000 सिक्योर्ड डिबेंचर और 20,000 के शेयर्स जो है फुली पेड अप शेयर्स निर्मित किए गए। और इस प्रकार से ये कंपनी अस्तित्व के अंदर आई। कंपनी ने अपनी यात्रा प्रारंभ करी और कुछ समय के पश्चात जो है वो कंपनी संकट के अंदर आ गई और कंपनी जो है वो दिवालिया की पोजीशन के अंदर पहुंच गई। और जब कंपनी वाइंड अप की स्थिति के अंदर चल रही थी तब कंपनी के पास में मात्र 6,000 पाउंड की संपत्ति थी। लेकिन दायित्व साइड के अंदर आप देखेंगे तो 7,000 पाउंड के क्रेडिटर्स है और 10,000 पाउंड जो सिक्योर डिबेंचर्स एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो सोलोमन को दिए थे वो 10,000 पाउंड के सिक्योर डिबेंचर थे। सवाल ये पैदा हुआ कि भाई 6,000 पाउंड की जो राशि इसका भुगतान किसको करें? जो 7,000 पाउंड के जो क्रेडिटर्स लेनदार थे उनको करें या 10,000 पाउंड जिसका धारक सोलोमन स्वयं था इसको करें? ये मामला कोर्ट के अंदर चला गया और दूसरे जो लेनदार थे उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई ये जो सोलोमन एंड कंपनी है ये मूलतः एक तरीके से सोलोमन ही है, इससे कोई भिन्न नहीं है। सेम व्यक्ति ही मिलकर के इसका कारोबार कर रहे हैं। वही व्यक्ति जो पहले लाभार्थी थे वही आज प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ कमा रहे हैं। इसलिए इनके प्रत्यक्ष अस्तित्व को नकारते हुए ये जो 6,000 पाउंड की संपत्ति है उसका भुगतान हमें 7,000 पाउंड के धारकों को जो है वो दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये बात कही कि कंपनी का नीडलेस टू से ये बात सही है कि वही व्यक्ति काम करने वाले हैं, वही व्यक्ति लाभार्थी है, वही व्यक्ति उसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड वैधानिक दृष्टिकोण से अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व लिए हुए हैं, इसको आप सोलोमन के साथ में मर्ज नहीं कर सकते। लिहाजा 6,000 पाउंड की राशि का भुगतान जो है वो सुरक्षित ऋण पत्रधारियों को अर्थात सोलोमन को ही किया जाएगा। तो ये बहुत ही स्पष्ट शब्दों के अंदर ये विशेषता परिलक्षित हुई कि जो कंपनी को बनाने वाले हैं और जो कंपनी है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। दे हैव ए सेपरेट लीगल एंटाइटी और उनका पूरा सिस्टम जो है वो भिन्न भिन्न माना जाएगा। इस तरीके से 6 विशेषताएं मैंने आपको बताई है। कल अपन आगे की बात रखेंगे। धन्यवाद।